Assalamualaikum students, welcome back to our online classes, and today we will see our chapter number 6, ऑब्जेक्ट आधारित ख्यालों, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट, उसका पार्ट 5। ओके, और गुण भाग की बात करें तो टोटल 8 मार्क्स के 8 MCQ आपकी बोर्ड की एग्जाम में इस चैप्टर में से आने वाले हैं। ओके, तो पूरा थियोरिकल के चैप्टर है, बट इस थियोरी के बेस के ऊपर आगे आपका प्रैक्टिकल आएगा। तो थियोरी ज़्यादा क्लियर होगी तो प्रैक्टिकल करने में भी मज़ा आएगा। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे हमारा जो टॉपिक चल रहा था अभी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो होती है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक होती है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ओके, जिसको गुजराती में कहेंगे प्रक्रियागत प्रोग्रामिंग भाषा, ओके, और सेकंड होता है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसको कहेंगे OOP। मतलब उसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट आधारित प्रोग्रामिंग भाषा। ओके, अब दोनों को डिफाइन कैसे करेंगे, मतलब ऐसी कौन सी चीज़ें होगी जो अगर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है तो उसको हम कहेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, मतलब दोनों को डिफाइन करने के लिए कुछ डेफिनेशन होगी, कुछ व्याख्या होगी उसकी। अब वो डेफिनेशन क्या है, मतलब किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये चीज़ें होगी तो उसको हम प्रोसीजरल बोलेंगे, या ये चीज़ें नहीं होगी तो उसको हम प्रोसीजरल बोलेंगे। ओके, तो टोटल यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो उसमें ये 4 चीज़ें होनी चाहिए। मतलब किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ये 4 चीज़ें हैं तो हम उसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दोनों के बेनिफिट क्या है, बेनिफिट मतलब डिफरेंस क्या है दोनों में मेन डिफरेंस ये है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है उसमें जो हमारा पूरा सॉफ्टवेयर है उसको मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ होता है, जिसको हम कहेंगे, एक सिंगल पार्ट को हम बोलेंगे मॉड्यूल। ओके, पार्ट हमारी लैंग्वेज का एक वर्ड है, बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसको हम बोलेंगे मॉड्यूल। ओके, अब मॉड्यूल में अब डिवाइड किया हुआ है उसको मॉड्यूल्स के अंदर। अब किसी एक मॉड्यूल में हम लोग किसी एक पार्ट में हम लोग उसका चेंजेस करेंगे अपने एप्लीकेशन में, अपने सॉफ्टवेयर के अंदर, तो वो चेंजेस किसी और पार्ट के ऊपर इफेक्ट नहीं हो पड़ेगा उसका। ओके, जबकि प्रोसीजरल जो था अभी तक उसमें क्या था, उसमें अगर हमने किसी भी पार्ट में, मतलब उसमें पार्ट तो होते ही नहीं थे, पहली बात तो उसमें पूरा सॉफ्टवेयर तो पूरा एक ही पार्ट है, उसको आप डिवाइड नहीं कर सकते अलग अलग मॉड्यूल के अंदर। तो आपने कहीं भी चेंजेस किया तो पूरे सॉफ्टवेयर पे, पूरे प्रोग्राम पे उसका इफेक्ट पड़ेगा, और उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंगली आपको पूरे में आपको चेंजेस करना पड़ता है। ओके, अब यहाँ पे डिवाइड हो गया तो काम आसान हो गया। अब हम पहचानेंगे कैसे कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होने के लिए क्या क्या उसकी शर्तें हैं, क्या क्या उसकी कंडीशन है, जिसको हम कहेंगे लाक्षणिकता। तो वो टोटल 4 है। हमारा ये टॉपिक चल रहा है अभी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो है, ऑब्जेक्ट आधारित प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, उसके गुणधर्म, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। तो उसमें टोटल 4 पॉइंट है। नंबर 1 पे एनकैप्सुलेशन, नंबर 2 पे डेटा एब्स्ट्रैक्शन, नंबर 3 पे है पॉलीमॉर्फिज्म, और नंबर 4 पे आएगा इनहेरिटेंस। ओके, मतलब किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये 4 चीज़ें हैं तो हम उसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो पहले दो जो है एनकैप्सुलेशन और डेटा एब्स्ट्रैक्शन, तो वो हमने पिछले वीडियो में देख लिए थे। तो एनकैप्सुलेशन क्या करता है, एनकैप्सुलेशन उसमें क्या करेगा, डेटा को प्राइवेसी प्रोवाइड करेगा। प्राइवेसी में हमने देखे थे टोटल 4 P आते हैं, जिसमें पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पैकेज। ओके, अगर किसी चीज़ को हमने पब्लिकली उसको डिफाइन किया हुआ, इसका मतलब क्या है, हम पूरे सॉफ्टवेयर में किसी भी पार्ट से हम उस डेटा को, उस मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। जबकि प्रोटेक्टेड में क्या होगा, प्रोटेक्टेड में उस, मतलब अगर हमने किसी को प्रोटेक्टेड डिफाइन किया हुआ, इसका मतलब क्या होगा कि वहाँ पे हम उसको, मतलब उसका पार्ट, मतलब उस मॉड्यूल का कोई पार्ट या पूरा मॉड्यूल उसको एक्सेस कर सकते हैं। और हमने किसी को अगर प्राइवेट डिफाइन किया हुआ है तो प्राइवेट में क्या होगा, प्राइवेट में मतलब उस क्लास का मेंबर ही उसको डिफाइन कर सकता है। मॉड्यूल भले दोनों का सेम है, बट क्लास अगर अलग अलग है अगर, तो भी वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। मतलब सबसे ज़्यादा हाई लेवल की सिक्योरिटी डेटा के ऊपर आपको मिलेगी प्राइवेट मेंबर के ऊपर, और सबसे लो लेवल की, सबसे कम सिक्योरिटी आपको मिलेगी पब्लिक मेंबर के ऊपर। ओके, उसके बाद नंबर 2 पे है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन मतलब क्या, वो एक थॉट है, एक ख्याल है, तो जो काम करेगा, काम क्या करेगा वो भी हमको पता चलेगा, बट काम वो कैसे कर रहा है वो पता नहीं चलेगा हमको। ओके, मतलब जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था स्क्वायर रूट वाला, स्क्वायर रूट 25 का एक फंक्शन है। स्क्वायर रूट क्या निकलेगा, 25 का स्क्वायर रूट निकलेगा 5। ओके, तो 25 का उसने 5 कैसे निकाला,
मतलब उसने 25 का 5 किया, वो कैसे हुआ वो भी हमको पता चला, बट अंदर अंदर उसने क्या प्रोसेस की है वो उसी को मालूम है, वो मतलब हमको पता चलेगा नहीं। ओके, उसमें एक चीज़ थी एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। ओके, सी और सी प्लस प्लस में जिसका यूज़ होगा, तो वो भी एक एग्जाम्पल है डेटा एब्स्ट्रैक्शन के लिए। और नंबर 3 पर अब आएगा हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे नंबर 3 पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? तो पॉलीमॉर्फिज्म એટલે કે अनेक स्वरूप के बहुरूपता। अनेक स्वरूप, स्वरूप अनेक स्वरूप मतलब क्या? मल्टीपल किसी चीज के रूप होना, कोई चीज के मल्टीपल रूप होना, मल्टीपल रंग रूप होना जैसा कि। ओके, तो उसको हम बोलेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। दूसरी भाषा में कહીए तो एक જ મેથડના જુદા જુદા સ્વરૂપ હોય તેને પોલીમોર્ફિઝમ કહેવામાં આવે છે। एग्जाम्पल से समझेंगे इसको। तो उदाहरण तरीके एक मैक्स विधेय मतलब एक मैक्स फंक्शन लिखा हुआ है। ओके, अब मैक्स फंक्शन का काम क्या है यहाँ पे? तो मैक्स फंक्शन જે બે પૂર્ણાંક સંખ્યામાંથી મોટી સંખ્યાની કિંમત પરત કરે છે। ઓકે, मैक्स फंक्शन क्या करेगा? यूजर से दो वैल्यू लेगा, दो नंबर लेगा। ओके, एग्जाम्पल मुझसे मैक्स फंक्शन ने दो वैल्यू मांगी, मैंने एंटर किया 10 20। अब यहाँ पे मैक्स फंक्शन क्या करेगा? दोनों को टैली करेगा, जो दोनों में सबसे बड़ा नंबर जो होगा उसको रिटर्न करेगा वो। ओके, ये हो गया मैक्स फंक्शन का काम। જ્યારે मैक्स नामનું एक બીજું પણ फंक्शन है, मतलब दूसरा भी एक फंक्शन हमने बनाया, उसका नाम भी मैक्स रखा हुआ है। ओके, अब उसका काम क्या है कि जे कोई एरे में संग्रह करेली पूर्णांक संख्याओं महत्तम संख्याओं शोधे છે ત્યારે पॉलीमॉर्फिज्म बने तेम कहेवाय। अब एरे मतलब क्या है? जैसा कि अभी ने कहा अभी कि दो वैल्यू लेगा हमसे। अब एरे में क्या होगा? एरे में आप मल्टीपल वैल्यूज आप स्टोर करवा सकते हो। मल्टीपल वैल्यूज मतलब जैसे कि वेरिएबल होता है एक और एक होता है एरे। एरे में सॉरी वेरिएबल में एक सिंगल वैल्यू ही स्टोर होगी, जैसे कि नंबर 10 या नंबर 20 या नंबर 5। ओके, जबकि एरे में क्या होगा? एरे में मल्टीपल वैल्यूज भी आप स्टोर करवा सकते हो, 10 20 30 50 60 5 10। ओके, ऐसे। अब वो एरे में दूसरा मैक्स फंक्शन वो क्या करेगा? एरे में जितने भी मेंबर्स है उन सबको टैली करेगा और उन सबके अंदर जो सबसे बड़ा नंबर है उसको वो रिटर्न करेगा। ओके, तो दोनों फंक्शन, दोनों में मैक्स फंक्शन था, बट दोनों का काम क्या है? एक करेगा दो संख्या के बीच में से एक बड़ी वैल्यू निकालेगा। ओके, पहला मैक्स फंक्शन। और दूसरा मैक्स फंक्शन क्या करेगा? वो एरे के जो मेंबर्स है उसमें देखेगा कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। ओके, अब यहाँ पे क्या बनेगा? जब दोनों फंक्शन, दोनों के मेथड के नाम दोनों के सेम हो गए तो यहाँ पे एक बनेगा पॉलीमॉर्फिज्म। ऑब्जेक्ट आधारित प्रोग्रामिंग एक જ ક્લાસમાં એક કરતાં વધુ મેથડ એટલે કે વિધેય કે જેના નામ સરખા હોય પણ સિગ્નેચરથી अलग अलग હોય તેને વ્યાખ્યાયિત કરવાની મંજૂરી આપે છે। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या करेगा? यहाँ पे एक फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा जिसको हम कहेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होगा? तो पॉलीमॉर्फिज्म में एक જ नाम, क्या लिखा है? एक જ क्लासમાં एक કરતાં વધુ मेथड કે જેના नाम सरखा हो, क्या लिखा है? एक ही क्लास के अंदर मल्टीपल फंक्शन या मल्टीपल मेथड जिसको कहेंगे हम लोग, उसको डिफाइन करने की परमिशन देगा जिनके नाम भी सर गए अगर। ओके, बट सिग्नेचर से इतने अलग अलग, सिग्नेचर से अलग अलग मतलब दोनों का काम अलग अलग होगा। ओके, जैसे कि पहले में था दो नंबर के बीच में वो निकाल रहा था बड़ा नंबर, और यहाँ पे एरे के बीच में से निकाल रहा था वो। ओके, तो इसको बोलेंगे हम लोग फंक्शन के मेथड ओवरलोडिंग। क्या कहेंगे इसको? फंक्शन के मेथड ओवरलोडिंग। अब दूसरी चीज यहाँ पे आएगी ऑब्जेक्ट आधारित प्रोग्रामिंग में आ જ રીતે ઓપરેટર ઓવરલોડિંગ કરવાની પણ મંજૂરી આપે છે। अब ऑपरेटर ओवरलोडिंग मतलब क्या? ऑपरेटर मतलब जो हमारा सिंबल्स है मैथमेटिकल, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो वो सब क्या है हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम इसको बोलेंगे ऑपरेटर। ओके, अब ऑपरेटर ओवरलोडिंग में क्या होगा? एग्जाम्पल देखेंगे इसका भी। तो उदाहरण तरीके डेट 1 माइनस डेट 2 लिखा हुआ है। ओके, और दूसरी जगह पे लिखा हुआ है n1 मतलब नंबर 1 माइनस नंबर 2। बनने पदावली में माइनस प्रक्रिया, माइनस क्या एक प्रोसेस है यहाँ पे, एक ऑपरेटर है यहाँ पे, ते अलग अलग रीते कार्य करे छे। अब यहाँ पे डेट 1 माइनस डेट 2 लिखा है, इसका मतलब क्या है? वो एक डेट से लेकर दूसरी डेट के बीच का टाइम बता रहा है, जैसे कि 10-10-2020 और डैश करके मैंने लिखा है 20-10-2020। इसका मतलब क्या है? ये 10 दिन का टाइम बता रहा है हमको कि 10 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर। ओके, और दूसरी जगह है n1 माइनस n2 मतलब 20 माइनस 10, तो वो क्या समझेगा यहाँ पे? वो एक मैथमेटिकल प्रोसेस है यहाँ पे कि वो 20 में से 10 को माइनस करना है हमको। ओके, जिसमें क्या है? माइनस क्या है? एक प्रक्रिया है, ते अलग अलग रीते कार्य करे छे। दोनों का, दोनों जगह माइनस सेम लिखा हुआ है, बट काम क्या है दोनों का? दोनों का काम अलग अलग है। पहले में उसने टाइम बताया कि इतने इतने दिन का टाइम है, और दूसरे वाले में उसने बताया कि इन दोनों ही नंबर्स के बीच का जो माइनस निकलेगा, जो माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा वो बताना है। ओके,
આમ બે પ્રકારના ઓવરલોડિંગ વડે પોલિમોર્ફિઝમ શક્ય બને છે। नंबर 1 था फंक्शन ओवरलोडिंग और नंबर 2 पे था हमारा ऑपरेटर ओवरलोडिंग। फंक्शन में क्या होगा, फंक्शन सेम नाम के होंगे बट काम अलग अलग होंगे, तो उसको बोलेंगे फंक्शन ओवरलोडिंग। और ऑपरेटर में क्या होगा, सिंबल सेम होंगे दोनों जगह पे, det1 माइनस det2, n1 माइनस n2, बट दोनों का काम क्या है, अलग अलग है। सिंबल सेम है, काम अलग है, तो उसको हम बोलेंगे ऑपरेटर ओवरलोडिंग। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आएगा एग्रीगेशन और कंपोजिशन। तो इसमें क्या होगा, तो एग्रीगेशन જ્યારે એક ક્લાસના ઓબ્જેક્ટ બીજા ક્લાસના ઓબ્જેક્ટ બનેલા હોય ત્યારે તેને એગ્રીગેશન અથવા તો कंपोजिशन કહેવામાં આવે છે। अब दोनों का कंसेप्ट यहाँ पे दोनों कंसेप्ट दोनों सेम है, एग्रीगेशन भी और कंपोजिशन भी। दोनों का डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस माइनर डिफरेंस है दोनों में, बट सिंपल समझने के लिए इतना है कि एक क्लास का कोई ऑब्जेक्ट है, अगर पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट, उसको स्टूडेंट क्लास में अगर हमने यूज किया है, उसमें लेके आए उसको हम, तो हम उसको बोलेंगे एग्रीगेशन या तो फिर कंपोजिशन। ओके, एग्रीगेशन अथवा कंपोजिशन अलग अलग क्लास वच्चेना पूर्ण अथवा तेमानो अंश आ संबंध रजू करे छे। क्या करेंगे, एग्रीगेशन और कंपोजिशन क्या करेंगे, दो अलग अलग क्लास के बीच में पूर्ण यानी कि कंप्लीट रिलेशन या तो फिर तेमानो अंश मतलब पार्ट ऑफ अ रिलेशन, वो संबंध मतलब रिलेशन क्या करेंगे, वो स्पेसिफाई करेंगे, रजू करेंगे। ओके, आप इससे देखेंगे एग्रीगेशन अथवा कंपोजिशन अलग अलग क्लास वच्चेनो संपूर्ण એટલે કે પૂર્ણ अथवा तो तेमानो अंश, पूर्ण मतलब कंप्लीट, ओके, और तेमानो अंश मतलब उस पूरे कंप्लीट का कुछ हिस्सा, उसका कुछ हिस्सा, वो संबंध वो रजू करेंगे। एग्रीगेशन एंड कंपोजिशन की तुलना, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में क्या है कि एक ही ऑब्जेक्ट को हमने दो जगह पे यूज किया हुआ है, बट कुछ डिफरेंस है दोनों में। तो एग्रीगेशन बे क्लास वच्चेना भिन्न संबंध ने रजू करे छे। एग्रीगेशन में कोई क्लास के जेने के जे ओनर क्लास ना छे તે स्वतंत्र रीते अस्तित्व धरावे छे। अब यहाँ पे दो चीज समझना, जैसे एक होता है ओनर क्लास और एक होता है सब क्लास। ओनर क्लास मतलब क्या, जिस क्लास का ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट को हमने दो जगह यूज किया था। एक किसी क्लास में पहले से वो ऑब्जेक्ट था, उसको उठा के हम दूसरे क्लास में लेकर आए, तो पहले से जहाँ पे था उसको हम बोलेंगे ओनर क्लास। ओके, दो तीन नाम है उसके, एक तो होगा एग्रीगेटिंग क्लास भी उसको कह सकते हैं हम लोग, आगे देखेंगे, वो भी आएगा अभी नेक्स्ट टॉपिक में। और दूसरा जहाँ पे हम लेके आए उस ऑब्जेक्ट को, ठीक है, दूसरे क्लास में जहाँ पे वो पहले वाले ऑब्जेक्ट को हम लोग लेकर आए, उसको हम बोलेंगे सब क्लास। ओके, या तो फिर एग्रीगेटेड क्लास, जहाँ पे पहले से है वो, उसको बोलेंगे ओनर क्लास या तो फिर एग्रीगेटिंग क्लास। और जहाँ पे लेकर जाएंगे हम लोग दूसरी जगह पे, उसको बोलेंगे वहाँ पे सब क्लास या तो फिर एग्रीगेटेड क्लास। एग्रीगेशन बे क्लास वच्चेना भिन्न संबंधने रजू करे छे। एग्रीगेशन में कोई क्लास के जे ओनर क्लासना छे ते स्वतंत्र रीते अस्तित्व धरावे छे। आ आंशिक क्लास ऑब्जेक्ट नो कार्यकाल ओनर क्लास थतो नथी। क्या लिखा है यहाँ पे, अब एग्रीगेशन और कंपोजिशन में डिफरेंस क्या है। एग्रीगेशन में क्या होगा, जैसा कि मैंने P1 नाम का ऑब्जेक्ट O1, ओके, O1 पहले था पर्सन क्लास में, ओके, अब उसको मैं सेम ऑब्जेक्ट को मैं लेकर आया स्टूडेंट क्लास के अंदर। ओके, पहले से था पर्सन क्लास में, बाद में लेके गया स्टूडेंट क्लास में। अब पर्सन क्लास में से मैं उसको डिलीट करूंगा ना, अगर पर्सन क्लास मतलब जहाँ पहले से था वो, उसको डिलीट करूंगा मैं, तो उसका कोई भी इफेक्ट स्टूडेंट क्लास के उस ऑब्जेक्ट पे नहीं आएगा। समझ में आ रही, पहले था पर्सन क्लास में, पर्सन क्लास से उसको मैं लेकर आया स्टूडेंट क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट O1 को। ओके, ऑब्जेक्ट O1 P1 में था, उसको मैं पर्सन क्लास में था, उसको मैं लेकर आया स्टूडेंट क्लास के अंदर। अब मैंने पर्सन क्लास जहाँ पहले से वो था उसको मैंने डिलीट कर दिया, तो उसका कोई भी इफेक्ट जो है स्टूडेंट क्लास पे नहीं पड़ेगा, तो इसको हम बोलेंगे एग्रीगेशन। अब कंपोजिशन में क्या होगा, कंपोजिशन बे क्लास वच्चेना अजोड़ संबंधने अजोड़ संबंध जणावे छे। कंपोजिशन एक प्रबल के मजबूत प्रकारનું एग्रीगेशन છે જેમાં આંશિક ક્લાસનો કાર્યકાળ ઓનર ક્લાસના અસ્તિત્વ પર આધારિત હોય છે। अब एग्रीगेशन में क्या हुआ था अभी कि हमने पर्सन क्लास में से उसको डिलीट किया था, तो स्टूडेंट क्लास में से वो डिलीट नहीं हुआ था, वो वैसा के वैसा ही रहेगा एग्रीगेशन। अब कंपोजिशन में क्या होगा, जैसे ही मैंने पर्सन क्लास में से उसको डिलीट किया, तो वो जो सब क्लास है ओनर क्लास में से डिलीट करूंगा जैसे ही मैं, तो वो सब क्लास में से भी डिलीट हो जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे कंपोजिशन। ओके, अब यहाँ पे एक मोस्ट टाइम पे आपका क्वेश्चन आएगा अभी
કે એટલે કે જો એકત્ર ક્લાસ એટલે કે એગ્રીગેટિંગ ક્લાસનો ઓબ્જેક્ટ દૂર કરવામાં આવે તો તેના આંશિક ક્લાસ એટલે કે एग्रीगेटेड क्लासનો પણ नष्ट થશે। क्या होगा कंपोजिशन में, क्या होगा कि जो एग्रीगेटिंग क्लास है यानी कि जो ओनर क्लास है उसका अगर हम लोग ऑब्जेक्ट डिलीट करेंगे तो वो एग्रीगेटेड क्लास मतलब आंशिक क्लास यानी कि सब क्लास, तो उसका भी ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। इसको बोलेंगे एग्रीगेशन, सॉरी कंपोजिशन। ओके, एग्रीगेशन में डिलीट नहीं होगा, कंपोजिशन में डिलीट हो जाएगा। यहाँ मोस्ट टाइम क्वेश्चन आपको ध्यान देना ये कि जो कंपोजिशन और एग्रीगेशन के जो संबंध है वहाँ पे एक सिंबल का यूज होगा। तो कंपोजिशन का जो सिंबल है वो बनेगा भरेला हीरा। ओके, तो फिर ऐसा सिंबल आपको दिखेगा वहाँ पे जिसमें क्या हुआ है, हीरे का एक सिंबल है जिसको पूरा कलर से भरा हुआ है, तो उसको हम बोलेंगे भरेलो हीरो कंपोजिशन के लिए। और एग्रीगेशन के लिए खाली हीरा, उसमें खाली बाउंड्री आएगी, बीच में से वो भरा हुआ नहीं आएगा। मोस्ट टाइम क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए ये दो में से एक क्वेश्चन आपकी बोर्ड के एग्जाम में कंपलसरी आता ही आता है। कंपोजिशन के लिए भरेला हीरा और एग्रीगेशन के लिए खाली हीरो, એટલે કે એ સિમ્બોલ का यूज करेंगे। पर्सन क्लास અને नेम क्लास વચ્ચેનો સંબંધ कंपोजिशन रिलेशनशिप છે, જ્યારે पर्सन क्लास અને एड्रेस क्लास વચ્ચેનો સંબંધ એગ્રીગેશન रिलेशनशिप છે। એક જ એડ્રેસ એક કરતાં વધારે વ્યક્તિનું હોઈ શકે, આથી જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ નષ્ટ કરવામાં આવે છે ત્યારે તેને સુસંગત નામ એટલે કે उससे जुड़े हुए जो भी नेम ऑब्जेक्ट है એ પણ નષ્ટ કરવામાં આવે છે, પણ एड्रेस जो है वो नष्ट કરવામાં આવતું नहीं। एड्रेस क्या वो वैसा के वैसा ही रहेगा। तो एड्रेस क्या बनेगा हमारे लिए कंपोजिशन, और दूसरा जो है नेम जो डिलीट हो गया था उसको बोलेंगे एग्रीगेशन। ओके, तो मोस्ट टाइम क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए दोनों के सिंबल, कंपोजिशन के लिए भरेलो हीरो और एग्रीगेशन के लिए खाली हीरो। ओके, आपको ऐसा ऑप्शन में सिंबल भी दे सकते हैं कि भरा हुआ हीरे का, या फिर ऐसे लिखा हुआ भी दे सकते हैं कि भरेलो हीरो। ओके, दोनों चीज़ आपको याद रखनी है, कंपोजिशन के लिए सिंबल भरेला हीरा या तो फिर एग्रीगेशन के लिए खाली हीरा। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। अब एक टॉपिक हमारा इस चैप्टर का बाकी रह गया है, वो है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस और उसके साथ साथ दूसरी कोई चीज़ आएगी कंपोजिशन के सामने इनहेरिटेंस की तुलना, मतलब दोनों का डिफरेंस। तो ये चैप्टर हमारा पूरा हो जाएगा। ओके, ये वीडियो देखने के बाद आपको ऑनलाइन टेस्ट देनी है जिसकी लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।